हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज़। फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन DSSB के लिए, फिजिकल एजुकेशन KVS या फिर NVS के लिए, फिजिकल एजुकेशन UPTCT या PGT के लिए, या फिर उत्तराखंड LT के लिए, या फिर शारीरिक शिक्षा से संबंधित किसी अन्य राज्य की परीक्षा के लिए, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। फ्रेंड्स, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं डेली टॉप 25 MCQ क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड कराते हैं स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीजेज। कुछ वीडियोज़ हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार आप उन वीडियोज़ को अवश्य देखें। सभी वीडियोज़ में जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सभी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप एक बार उन्हें चेक अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये MCQ क्वेश्चन आंसर सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर में कितने संस्थान पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। आपको बताना है कि मानव शरीर में कुल कितने संस्थान पाए जाते हैं। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी 7, जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में कुल 7 संस्थान पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पुरुष जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी डिंबाणु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आई होप आपने आंसर गेस कर भी लिया होगा। जो पुरुष जनन कोशिकाएं होती हैं उन्हें शुक्राणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जी हाँ, पुरुष जनन कोशिकाओं को शुक्राणु कहा जाता है और महिलाओं की जनन कोशिकाओं को अंडाणु कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, एक पीढ़ी के गुणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए है भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन बी है जैव विज्ञान, ऑप्शन सी है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन डी है अनुवांशिकी। आपको बताना है कि एक पीढ़ी के जो गुणों का अध्ययन है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, भ्रूण विज्ञान, जैव विज्ञान, कोशिका विज्ञान या फिर अनुवांशिकी। जी हाँ, राइट आंसर आपने बिल्कुल गैस कर लिया होगा। सही आपने बताया है ऑप्शन डी अनुवांशिकी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अपूर्णता रोग किस कारण से होता है? आपको बताना है जो रोग अपूर्णता होता है वह किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है प्रोटीन खनिज आदि की कमी से, ऑप्शन बी हार्मोन्स की कमी से, ऑप्शन सी रोगाणुओं से, ऑप्शन डी अस्वच्छता से। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन है। अपूर्णता रोग का कारण है ऑप्शन ए प्रोटीन खनिज आदि की कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुवांशिक लक्षणों के विकास की विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है अनुवांशिक लक्षणों के विकास की विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है सार्कोलॉजी, ऑप्शन बी है सौर परिवेश की, ऑप्शन सी है सुजनिकी, ऑप्शन डी है एंजाइमोलॉजी। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन बी सौर परिवेश की बिल्कुल सही आंसर है। अनुवांशिक लक्षणों के विकास की विधियों का अध्ययन सौर परिवेश की कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मानव में पाए जाने वाले विकारों की रासायनिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है एंजियोलॉजी, ऑप्शन बी है एंजाइमोलॉजी, ऑप्शन सी है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन डी है इथोलॉजी। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। मानव में पाए जाने वाले विकारों की रासायनिक संरचना का अध्ययन
क्या कहलाता है? चार ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, एंजियोलॉजी, एंजाइमोलॉजी, कोशिका विज्ञान या फिर इथोलॉजी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है, एंजाइमोलॉजी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, इजी रहेगा आपके लिए। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है भौतिकी, ऑप्शन बी है जीव रसायन, ऑप्शन डी है ऊतकी, ऑप्शन बी फिर से सॉरी ऑप्शन डी है आकारिकी। यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भौतिकी, जीव रसायन, ऊतकी या फिर आकारिकी। आपको बताना है ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन, आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, ऊतकी बिल्कुल सही आंसर है। जो ऊतकों का अध्ययन है उसे हिंदी में ऊतकी कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिकीय श्वसन में मुक्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में कहाँ संचित होती है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है एटीपी, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी है डीएनए, ऑप्शन डी है एडीपी। आपको बताना है कोशिकीय श्वसन में मुक्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में कहाँ संचित होती है। इजी क्वेश्चन रहेगा, आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए एटीपी बिल्कुल सही आंसर है। जो एटीपी है कोशिकीय श्वसन में मुक्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। कहाँ? एटीपी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। वह लक्षण जिसके द्वारा जीव बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर प्रतिक्रिया करते हैं कहलाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है उत्तेजनशीलता, बी है उपचय, सी है उत्सर्जन, डी है अपचय। आपको बताना है वह लक्षण जिसके द्वारा जीव बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर प्रतिक्रिया करते हैं वह क्या कहलाता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए उत्तेजनशीलता एकदम सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, यह क्रिया कहलाती है। आपको बताना है कि ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है उत्तेजनशीलता, ऑप्शन सी है दहन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं राइट आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए श्वसन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह क्रिया कहलाती है श्वसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से उपचय क्रिया है, आपको बताना है निम्नलिखित में से उपचय क्रिया कौन सी है। ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन सी है रक्त परिसंचरण, ऑप्शन बी है उत्सर्जन, ऑप्शन डी है पोषण। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जो उपचय क्रिया है वह होती है श्वसन। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्वसन को उपचय क्रिया भी कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, गुणसूत्र या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जो जंतु कोशिका होती है उसमें इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन मैंने आपको बताया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, गुणसूत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है, कोशिका भित्ति, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है। जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी केंद्रिका झिल्ली, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों बिल्कुल सही आंसर है। जो
प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियोलस और केंद्रिका झिल्ली दोनों ही नहीं होती हैं, मतलब दोनों का अभाव होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 14 है, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए है स्ट्रोमा में, ऑप्शन बी है अवर्णी लवक में, ऑप्शन सी है रिक्तिका में, ऑप्शन डी है ग्रेना में। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो स्ट्रोमा में होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब आपको बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वह कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है जीवाणु में, ऑप्शन बी है उपयुक्त दोनों में, ऑप्शन सी है कवक में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है। ऑप्शन बी जो है ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी जो है ऑप्शन बी है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। जीवाणु में, कवक में, उपयुक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जो प्रीकैरियोटिक कोशिका है वो उपयुक्त दोनों में पाई जाती है। उपयुक्त दोनों से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो जीवाणु और कवक दोनों में जो है प्रीकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। पॉलीसेकेराइड अब आपको बताना है। आपको पता होगा कि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पॉलीसेकेराइड इनमें से कौन सा है। सेल्यूलोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर ग्लूकोज। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। आपको पता होगा कि पॉलीसेकेराइड का उदाहरण क्या है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन ए सेल्यूलोज बिल्कुल सही आंसर है। सेल्यूलोज जो है वो पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है। जो कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक होता है उसमें प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ए है 85%, बी है 60%, सी है 70%, डी है 50%। जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर भी लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो कोशिका होती है उसके केंद्रक में प्रोटीन की मात्रा लगभग 85% होती है। लगभग 85% प्रोटीन कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुणसूत्रों की रचना में सहायक होते हैं। जो गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं उनकी रचना में कौन सहायक होता है। ऑप्शन ए है डीएनए, प्रोटीन, ऑप्शन सी है आरएनए, वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है वसा तथा प्रोटीन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा तथा प्रोटीन गुणसूत्रों की रचना में क्या सहायक होते हैं। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए प्रोटीन और डीएनए। प्रोटीन और डीएनए जो है गुणसूत्रों की रचना में सहायक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, तो आपको ये क्वेश्चन अवश्य ही लर्न भी होगा। चलिए फिर भी हम ऑप्शन आपको देते हैं। ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन सी है सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, आपने आंसर गैस कर ही लिया होगा। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। प्रोटीन का निर्माण, मंड का निर्माण, खाद्य पदार्थों का संचय या इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा।
चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है खाद्य पदार्थों का संचय करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जीव द्रव्य, केंद्रक, कोशिका द्रव्य या इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, जो जीवन का आधार होता है वो होता है जीव द्रव्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। राइबोसोम का क्या कार्य है? आपको बताना है कि जो राइबोसोम होता है कोशिका में उसका क्या कार्य है। ऑप्शन ए है वृद्धि, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी है गति। सही आंसर आपको बताना है। राइबोसोम का क्या कार्य है? वृद्धि, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण या फिर गति। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन संश्लेषण बिल्कुल सही आंसर है। राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था, ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर। तो उसका कार्य आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है। ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है वृद्धि, ऑप्शन सी है चलन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। ऑप्शन ए श्वसन बिल्कुल सही आंसर है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है, जो वर्क होता है वो श्वसन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। कोशिकाओं में ऊर्जा का स्रोत है। कोशिकाओं में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है एएमपी, ऑप्शन बी है एडीपी, ऑप्शन सी है एटीपी, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी होना चाहिए यहाँ पर, आईएए। तो कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बता दिया हमने, एएमपी, एडीपी, एटीपी या फिर आईएए। बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके लिए। ऑप्शन सी एटीपी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, शर्करा का श्वसन गुणांक कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 25 है, शर्करा का श्वसन गुणांक कितना होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। 1 से कम, बी है 0, सी है ए और बी दोनों, और डी है 1। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शर्करा का श्वसन गुणांक 1 होता है, मीन्स जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको आज के ये टॉप 25 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Hey there, subscribe to my channel.